Hello and welcome everybody to Parcham Classes. This is me Dilip Puri taking your polity sessions. Polity sessions में जो आज हम टॉपिक लाए हैं वो एक बहुत ही ऑन डिमांड टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बच्चों की मेरे से रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा दीजिए, पार्ट्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, शेड्यूल्स क्या हैं, किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया, किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर लेट डाउन है, इस बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। सो उसी डिमांड को पूरा करते हुए वी हैव ब्रॉट दिस टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे शेड्यूल है, क्यों शेड्यूल है, क्या आर्टिकल होता है, क्यों होता है, पार्ट्स क्या हैं, इस बारे में सारी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। क्या किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चालू करने से पहले हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर कर रहे थे उसका एक लेक्चर बचा है, वो मैं इसके बाद ले आऊँगा। अभी कई बच्चों की डिमांड थी तो पहले मैंने सोचा कि आई शुड ब्रिंग दिस टॉपिक पहले, फिर बाकी का हम फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बाद कवर कर लेंगे। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरीके से हमारा एक किताब है हमारे देश की, हमारे देश के कानून की। क्या है ये? लॉ ऑफ द लैंड। बेसिकली हमारा देश किस चीज पे गवर्न होता है, किस तरीके से गवर्न होता है, वो कौन बताता है? वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जो हमारे देश में फॉलो किया जाता है। इसको बनाने में, जैसा आप सबको पता है, थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं, ट्रिविया जान लेते हैं। इस पे काम चालू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कब आए थे? वो उनका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना चालू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हो गया। इट टुक 2 years 11 months and 18 days 2 years 11 months 18 days फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 49 को जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, और इस दिन इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। हमने इसे एनफोर्स नहीं किया, हमने इसे इनेक्ट नहीं किया 26 नवंबर 1949 को। रीजन बीइंग क्योंकि कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था ऑन 26 जनवरी, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। तो उसी डेट को मैच करने के लिए हमने क्या करा, इसे 2 महीने रोक दिया गया कि भैया एक डेट हो जाएगी, एक थोड़ा सा फीलिंग जग जाएगी कि इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी लाहौर सेशन में कांग्रेस के, और इसी तारीख को अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करेंगे, एनफोर्स करेंगे, तो इट वुड बी ग्रेट, और एक थोड़ी सी नेशनलिटी वाली फीलिंग जग जाएगी। सो इसको इनेक्ट कब किया गया, एनफोर्स कब किया गया? इसे एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950। इसको हम पूरा एक बार पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जिन्होंने नहीं पढ़ा, वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अभी के लिए क्या बात हो गई कि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, अडॉप्ट कर लिया इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इनफैक्ट कुछ इसके आर्टिकल्स थे जिनको लागू भी कर दिया गया था। कुछ जैसे सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं और कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो उसी वक्त लागू कर दिए गए थे। लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स आया, इनेक्टमेंट में आया, वो आया 26 जनवरी 1950 टू मैच विद द डेट ऑफ पूर्ण स्वराज जो कि डिक्लेयर हुआ था लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। क्लियर है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो थोड़ा सा फैक्ट है हमारा किसके बारे में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कितने मेंबर्स थे, कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ, सारी गणित अपन पहले पढ़ चुके हैं, सारी रामायण अपन पढ़ चुके हैं। टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, अब इसको किस तरीके से, बेसिकली ये क्या है, एक बुक की तरह ही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज अ बुक ओनली। ये तो अपने को बात पता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब ही है जो हमारे देश के लॉ को गवर्न, सारी चीजें बता रही है, लॉ के बारे में बता रही है। इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ये हमारे देश का कानून है, इसके बेस पे हमारे देश के कानून चलता है, देश का सिस्टम चलता है, या पॉलिटिकल सिस्टम हमारा देश का इस किताब के ऊपर चलता है। सो इट इज अ बुक। सो बहुत सीधी सी बात है कि इफ इट इज अ बुक इट हैज टू बी लाइक अ बुक। तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या है? एक बुक की तरह है। तो किसी भी बुक से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये एक बुक की तरह ही है। सो इसमें क्या पार्ट है? इसमें जो पार्ट्स है वो है प्रीएम्बल, देन यू हैव पार्ट्स, देन यू हैव आर्टिकल्स, एंड देन यू हैव शेड्यूल्स। ये इस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन किया हुआ है, या इस तरीके से इसको बांटा गया बुक को। सबसे पहले प्रीएम्बल, फिर आता है इसमें पार्ट्स, फिर इसमें आते हैं आर्टिकल्स, फिर आते हैं शेड्यूल्स, और फिर है कुछ अपेंडिक्स जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो मोटा मोटा प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। सो प्रीएम्बल को अगर हम देखते हैं तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज मोर और लेस लाइक अ प्रीफेस ऑफ अ बुक। किसी भी बुक का प्रीफेस होता है। हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, हमारे आप कोई भी नॉवल पढ़ लीजिए, या इनफैक्ट आपकी कोई भी करिकुलम की कोई किताब पढ़ लीजिए, आप अपने सिलेबस की किताब पढ़ लीजिए, आप स्कूल में जो किताबें चलती है उनकी पढ़ लीजिए, तो उसके आगे एक प्रीफेस दिया होता है। क्या दिया होता है? प्रीफेस। इनिशियल पेज क्या होता है? प्रीफेस होता है। सो प्रीफेस इज बेसिकली व्हाट? प्रीफेस कंटेन्स द समरी ऑफ द बुक।
समरी ऑफ द बुक। क्या लिखा होता है इसमें? समरी ऑफ द बुक, प्रीफेस में, कि हमारे इस किताब के अंदर हमने क्या क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है, किस तरीके से लिखा है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे को दी होती है। किस तरीके से लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, पर्पस लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है लिखने का, हम क्या चाहते हैं, इससे क्या डिलीवर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन दी प्रीफेस ऑफ अ बुक। दिया हुआ ये पहले होता है, दिया हुआ कहाँ होता है, ये सबसे पहले बुक के पहले में दिया होता है, लेकिन ये लिखा कब जाता है, ये बुक के खत्म होने के बाद लिखा जाता है। कैसे, ऐसा कैसे? क्योंकि जब मैं बुक लिखूंगा तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि उस बुक में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या बारे में बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है इसको देने का, और इस तरीके से इंपार्ट करने का क्या जरूरत है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रीफेस में लिखी होती है। ये बुक लिखने के बाद तैयार किया जाता है और उसको ऊपर चिपका दिया जाता है, इसके ऊपर डाल दिया जाता है बुक के प्रीफेस इनिशियल पेज जो होता है। क्यों? क्योंकि जो रीडर है वो पहले ही पढ़ लेगा भाई साहब कि इस किताब में ये कंटेंट है, ये चीजें बताई गई है, तो मेरे काम की है तो मैं पढ़ूं, नहीं है तो डाटा बाय बाय। करिकुलम है तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर नहीं भी है तो अगर प्रीफेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि बुक आपको कहना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है, क्यों लिखी है। बहुत सिंपल से एक और चीज़ है, आज कोई भी पिक्चर चालू होती है अपनी, आज ही अभी की बात कर लेता हूँ, राधे बहुत अच्छी पिक्चर आई, आप सबने देखी, आई होप जिसने भी देखी उसके बाद वो बीमार नहीं पड़ा हो। मैं तो बीमार हो गया था 2 दिन इसको देखने के बाद, पर ठीक है, अपन मान लेते कि सब ठीक है, एक्टिव है, स्वस्थ है। सो राधे मूवी आई, अभी एक मूवी है, अब ये मूवी किसको देखनी है, किसको नहीं देखनी, इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, ये करते हैं ट्रेलर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेलर रिलीज करते हैं। कई लोग इसका ट्रेलर, कई लोग क्या मतलब, इनफैक्ट हर पिक्चर से पहले क्या आता है, ट्रेलर आता है। सो ट्रेलर कब बनता है? पिक्चर बनने से पहले बन जाता है क्या ट्रेलर? नहीं ना, पिक्चर बनने के बाद बनता है ट्रेलर, लेकिन दिखाया पिक्चर से पहले जाता है। एडवर्टीजमेंट उसका बहुत पहले से चालू हो जाता है, जैसे पिक्चर आज रिलीज होने वाली है, सो द ट्रेलर वर्क वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 मंथ अगो। 1 महीने पहले से इसके ट्रेलर रिलीज हो जाते हैं, और कुछ पिक्चरों के तो 6-6 महीने साल और पहले रिलीज हो जाते हैं। मेरे को एक पिक्चर याद है, हिमेश रेशमिया की थी, उसका ट्रेलर 1 साल पहले आ गया था, क्योंकि उनको प्रमोट करना था उसको अच्छी तरीके। हिमेश रेशमिया को देखने भी लोग जाएं, क्योंकि वो तो पहले ही सिर्फ गाना गाने के लिए फेमस है। तो लोगों को अगर पिक्चर दिखानी है तो उसका ट्रेलर एटलीस्ट हम 1 साल का सर्कुलेशन रखेंगे, 1 साल तक उसका ट्रेलर दिखाएं, जब लाके लोग उसकी पिक्चर देखेंगे। सो ट्रेलर का पर्पस यही होता है कि पिक्चर के बारे में आपको बताता है, कुछ कंटेंट बताता है कि ये पिक्चर में ये है, इस तरीके की लड़ाई होगी, इस तरीके के हीरो हैं, इस तरीके की एक्टिंग होगी, इस तरीके की हीरोइन है, गाने ऐसे हैं। सो ट्रेलर इज बेसिकली दी प्रीफेस टू अ मूवी। एक मूवी का प्रीफेस अगर बात करें तो क्या होता है? ट्रेलर। इसी तरह किसी भी बुक के इनिशियल बात करेंगे कंटेंट की, कि इनिशियली कंटेंट क्या है, उसको कैसे पता करेंगे, किसके थ्रू पता करेंगे? प्रीफेस के थ्रू पता करेंगे। तो सिमिलरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या कर दिया गया? एक प्रीएम्बल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक प्रीएम्बल डाल दिया गया। ये है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, आइडेंटिटी कार्ड वापस हुई, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड कब बनता है? आइडेंटिटी कार्ड आपकी आइडेंटिटी होने के बाद बनता है ना। आज मेरा आइडेंटिटी कार्ड बनता है, मेरा आधार कार्ड बनता है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड मेरा अगर बना, तो मैं एग्जिस्ट करता हूं, इसलिए तो वो आइडेंटिटी कार्ड बना। मेरी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये है, मेरा इस तरीके की उम्र है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ आती है? उस आइडेंटिटी कार्ड में आती है। मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, जब भी तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब उसका हमने क्या दे दिया? प्रीएम्बल दे दिया, कि उसकी आइडेंटिटी दे दी हमने कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट है। सो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, कब इनेक्ट हुआ, किस तरीके से हुआ, सारी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या है प्रीएम्बल में? प्रीएम्बल के ऊपर भी लेक्चर तैयार है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, तो प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटैच्ड इन द इनिशियल फेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये डाल दिया गया प्रीफेस की, जस्ट लाइक अ प्रीफेस। इनिशियली ये डाला है, फिर आपको सब्जेक्ट मैटर चालू होता है। समझ में आया क्यों पहले होता है? क्योंकि कई लोगों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि प्रीएम्बल पहले आता है फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया है। प्रीएम्बल पहला पेज है, लेकिन आया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है। पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसका सार निकाला, उसकी समरी निकाली, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, इनकलकेटेड इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में डाली और प्रीएम्बल ऊपर से चिपका दिया। क्लियर है बात? पहले आया था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब हमारा चालू हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 13 दिसंबर 1946 को, 39 दिसंबर को हमारा प्रीएम्बल बनना चालू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ। 13 दिसंबर 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिलीज किया जवाहरलाल नेहरू साहब ने। उन्होंने बोला कि 13 दिसंबर 1946 को कि भैया ये ऑब्जेक्टिव, इस बेस पे हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इस बेस पे हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन आगे लेके जाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बाद में फिर उसका जो सार निकाल के, आइडेंटिटी निकाल के, कार्ड बना के प्रीएम्बल में डाला है। सो आई होप प्रीएम्बल वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। प्रीएम्बल इज जस्ट लाइक द प्रीफेस ऑफ द बुक। कंटेंट क्या है पूरा उस बुक के अंदर, उसके बारे में बताता है, किस तरीके से, क्यों है, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आपको बताता है प्रीएम्बल
या फिर प्रीफेस किसी भी बुक का। बेसिकली ये बुक है, इसको बुक की तरह ही लेना है, इसको और कुछ नहीं लेना। ये बुक है, बुक की तरह ही करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लोग परेशान हो जाते हैं यार ये इस तरीके से क्यों है, तो हमें वही समझना है ये बुक का स्ट्रक्चर क्या है, बस वो देख लो एक बार, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रियमल के बाद फिर चालू होती है हमारी रामायण। अब इसके अंदर की रामायण क्या है, इसके अंदर क्या क्या कथा लिखी हुई है। तो रामायण भी अगर आप बोलोगे तो रामायण को भी कांड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाल कांड क्या है, सुंदर कांड क्या है, अयोध्या कांड क्या है। तो ये कांड मतलब उसको डिवाइड किया गया पार्ट्स में। ऑब्वियस ही बात है, जब मेरे पास इतना सारा सब्जेक्ट मैटर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें इतना सारा मैटर होगा, तो अगर मैं एक ही साथ परोस दूंगा सारा, तो उसकी क्या एफिशिएंसी रहेगी, उसकी कोई इफेक्टिवनेस रहेगी, नहीं रहेगी। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। कभी भी बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर होता है तो हम उसको एक साथ रिलीज नहीं कर सकते, हमें उसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, हमने बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम देखते होंगे हर बुक्स में एक टॉपिक आता है, एक चीज आती है यूनिट। यूनिट, जैसे अगर मैथ्स की बुक की बात करूं तो मैथ्स में क्या होगा, यूनिट होगा, एलजेब्रा का यूनिट होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट होगा, एक ज्योमेट्री का यूनिट होगा, ऐसे तरीके से बहुत सारे, एक शेयर्स एंड डिबेंचर्स का टॉपिक होगा, एक प्रपोर्शन रेशियोज का होगा, मतलब उसका टॉपिक होगा, यूनिट होगा। तो बेसिकली यूनिट क्या है, एक पार्ट है, हमने उसके टुकड़े कर दिए। अभी भी समझ में नहीं आता तो आप किसी एक सोशल स्टडी की बुक ले लो या किसी साइंस की बुक ले लो। तो हमारे जब बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, तो एक जनरल बुक चलती थी, जनरल साइंसेज, या फिर हमारा सोशल में चलती थी एसएसटी सोशल स्टडीज। तो उसमें क्या होता था, वो बुक तो एक ही है लेकिन उसमें 3 पार्ट होते थे। अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूँ तो क्या होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, 3 पार्ट होते थे। इसी तरह हमारे जो साइंस की बुक्स होती थी उनमें क्या होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो 3 पार्ट्स हो गए, बेसिकली 3 यूनिट्स हो गए। तो यही पार्ट्स का इधर मतलब है, उसको टुकड़ों में बांट दिया गया। तो हमारा जितना भी सब्जेक्ट मैटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको वी हैव डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। इनिशियली हमने क्या किया गया था, इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट 1 से लेके पार्ट 22, पार्ट 1 से लेके पार्ट 22। इसको रोमन राइटिंग में लिखा जाता है, इसको रोमन न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, पार्ट 1 टू पार्ट 22। पार्ट्स को किससे डिनोट करते हैं, रोमन न्यूमेरिकल से डिनोट करते हैं। लेकिन इसके अंदर है 25 पार्ट आज की तारीख में। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है सर, जब नंबर ही 1 से 22 है, पार्ट 1 टू पार्ट 22, तो इसके अंदर 25 पार्ट्स कैसे हो सकते हैं। पार्ट ऐसे हो सकते हैं कि ये तो थी हमारी कब की बात, 26 जनवरी 1950, जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, इस आइन को लागू किया। लेकिन विथ टाइम हमने क्या किया गया, इसमें 4 पार्ट्स और ऐड कर दिए गए। क्या कर दिए गए, विथ टाइम 4 पार्ट्स और ऐड कर दिए गए। किसके थ्रू, पार्लियामेंट की पावर के थ्रू, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की पावर के थ्रू हमने 4 पार्ट इसमें और इंट्रोड्यूस कर दिए। पर क्या है, हमारी बुक में जो पार्ट्स है वो पार्ट नंबरिंग इसकी 1 से लेके 22 तक ही है, 1 से लेके 22 तक इसकी नंबरिंग है। जो पार्ट्स हमने इंसर्ट करें वो बीच में करें, किस में करें, बीच में। तो जैसे हमने पार्ट 4 के आगे एक और पार्ट डाल दिया, पार्ट 4A, पार्ट 4A अमेंडमेंट के थ्रू ये करा था हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आ गया है हमारा पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 14A। ये 4 पार्ट्स हमने अभी ऐड करे हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे इनिशियल पार्ट कितने थे, 22, इसमें 4 ऐड करे तो ये तो हो गए 26। लेकिन अभी मैं आपको कितना बता रहा हूँ, 25। तो इसमें एक और पार्ट है, पार्ट 7, ये इसको हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वाज रिपील्ड, इसको हटा दिया गया, तो वापस कितने हो गए, 25 पार्ट। तो पार्ट हमारे कितने थे, 22, पार्ट 1 टू पार्ट 22 सिंबलाइज्ड विद द रोमन न्यूमेरिकल्स। इसमें इंसर्टेड 4 न्यू पार्ट्स, 4 नए पार्ट ऐड हुए। कौन कौन से हुए, पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 14A। ये 4 पार्ट्स इसमें इंक्लूड हुए और एक पार्ट को रिपील कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया, पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन ऑल कितने पार्ट्स हो गए हमारे, 25 पार्ट्स। मतलब इसके सब्जेक्ट मैटर को, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी रामायण है, जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, वी हैव डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, 25 यूनिट्स आप बोल सकते हो। बोल तो आपको पार्ट ही पड़ेगा, बोलना तो आपको पार्ट ही पड़ेगा, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि यूनिट जैसे एक बुक में होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, उसी तरह इसमें अपन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे 25 पार्ट्स हैं। लेकिन नंबरिंग क्या है, 1 से लेके 22 ही, जितने भी पार्ट है वो बीच में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ये इनका सिंबल होता है अमेंडमेंट का, A, फिर वापस A से आगे B। इसका नॉमिनल कल्चर कैसे होता है, किस तरीके से इसके नाम पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम एक दो बार में। हम इसकी क्लास भी ले आएंगे कि इसका ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देन पार्ट 14A, क्लियर है। सो दिस वाज पार्ट्स। पार्ट्स के बाद आता है हमारा चैप्टर्स। चैप्टर्स क्या होता है, अब चैप्टर बेसिकली हम लोग इसको यूज में नहीं लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या होता है चैप्टर, जैसे पार्ट 1 की बात करूं मैं,
पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स टेक्स्ट अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, ये बताता है पार्ट 1 हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर पार्ट 3 हमारा बताता है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 बताता है हमारा डीपीएसपी। ठीक है, ये उसका टॉपिक है, ये बेसिकली उसका टेक्स्ट है। ठीक है, ये उसका टेक्स्ट है। अब इसमें क्या है, एक ही चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स में, एक ही चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी, इसके बारे में बताया गया। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है, तो वो सिर्फ सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये उसका चैप्टर है, एक ही चैप्टर है इन पार्ट्स में। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं, जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स है। तो कितने चैप्टर है, जैसे पार्ट 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 से 78। आर्टिकल क्या होता है अभी अपन आगे पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट का फिर एक चैप्टर है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है, यूनियन जुडिशरी है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल सीएजी है हमारा। तो ये इसके 5 चैप्टर है पार्ट 5 में, एक चैप्टर नहीं है। पार्ट 4 में डीपीएसपी इकलौता चैप्टर है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स इकलौता चैप्टर है। पार्ट 4A में फंडामेंल ड्यूटीज इकलौता चैप्टर है। यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 इकलौता चैप्टर है। सिटीजनशिप पार्ट 2 इकलौता चैप्टर है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं। तो जैसे पार्ट 5 में क्या है, अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे ही आगे, पर अभी क्या है पार्ट 5 में चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव के बारे में। देन यू हैव पार्लियामेंट में क्या क्या चीज आती है, फिर पार्लियामेंट के बारे में है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, ऑर्डिनेंस कैसे इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वो है आर्टिकल 123 डिस्क्राइब करता है। ये आता है पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 3। सो ऐसे मल्टीपल चैप्टर्स है बहुत सारे पार्ट्स में, लेकिन कुछ पार्ट्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है इस टेक्स्ट को। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि पार्ट्स में आएंगे चैप्टर्स, और चैप्टर्स क्या है, बेसिकली टाइटल है। क्या है, टाइटल है। चैप्टर को आप क्या मान सकते हैं कि टाइटल, इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट में क्या क्या चैप्टर है। तो कई बार तो एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका अलग से टाइटल नाम चैप्टर देने की जरूरत नहीं थी, तो चैप्टर बोला ही नहीं उसको क्या बोल दिया, डीपीएसपी। तो पूरा डीपीएसपी है, कोई अदर फर्दर चैप्टर्स है ही नहीं इसके अंदर। फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स है, फर्दर चैप्टर है ही नहीं इसमें। और हमारा यूनियन एंड टेरिटरी तो फर्दर चैप्टर है ही नहीं, यूनियन एंड टेरिटरी है। लेकिन पार्ट 5 में क्या है, बहुत सारे चैप्टर है, 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं। तो वहां पे आप जब पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, भले ही आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेसिबल नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो उसमें आपको दिखेगा। पार्ट 5 पे जब जाओगे ना, आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे दिखेगा आपको। क्लियर है बात? क्लियर? सो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पार्ट एक ही है। सो पार्ट कैन कंटेन 1 चैप्टर एंड पार्ट कैन कंटेन मल्टीपल चैप्टर्स ऑल्सो। ये बात क्लियर है या नहीं है? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, मूविंग अहेड, अब आते हैं हम आर्टिकल्स पे। अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज बेसिकली द टॉपिक कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। अब जो भी सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ा, चैप्टर है, यूनिट के अंदर चैप्टर है। यहाँ तो एक चैप्टर हो सकता है, बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर में गाथा भी तो लिखनी पड़ेगी, कहानी भी तो लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट मैटर भी तो डालना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट मैटर है हमारा आर्टिकल्स, और उसको हम पॉइंटर के फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये उठा लिया डीपीएसपी वाला। So DPSP is part 4 of the Constitution containing only 1 chapter DPSP, तो हमने टाइटल दे दिया DPSP, only 1 chapter। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है, वो जो जाता है 36, 37, 38, 39, 39 से 40, 41, 42, 43, 43 है, 43B, ये इसके आर्टिकल्स है। ये क्या है? इसके आर्टिकल्स हैं। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हमने पॉइंटर में डिवाइड कर दिया गया, उसको हमने पॉइंटर दे दिया, 36 पॉइंटर, 37 पॉइंटर, 38 पॉइंटर, 39 पॉइंटर एंड सो ऑन। यहां तक ये पॉइंटर हो गए। क्लियर है बात? सो दिस इज आर्टिकल। सो आर्टिकल इज नथिंग बट द सब्जेक्ट मैटर और द टॉपिक कवर्ड इन द चैप्टर या इन द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। 1 से चालू होता है, और आर्टिकल कितने हैं मैंने आपको क्या हमारे पास आर्टिकल कितने हैं? 1 2 3 95, ये हमारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 1 2, आर्टिकल नंबर 395, ये हमारे आर्टिकल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। किसमें? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आज की तारीख में इट इज 470 प्लस आर्टिकल्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। 470 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है आज की तारीख में। लेकिन नंबरिंग अगर आप देखोगे तो वापस इसमें वो पार्ट वाली कहानी, नंबरिंग आपको पार्ट 1 to 395 ही दिखेगी। क्या दिखेगी? पार्ट 1 to 3, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 395 ही दिखेगी। क्यों दिखेगी ऐसा? क्योंकि इसमें भी क्या किया गया, हमने बीच में इंसर्ट कर दिए गए। जैसे आर्टिकल 51 था तो हमने 51A डाल दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज का। क्लियर है बात?
ये डीपीएसपी में आर्टिकल 39 है, तो हमने आर्टिकल 39A डाल दिया, फ्री लीगल एड के बारे में जो बात करी, नालसा कोर्ट हुए, लोक अदालत हुई, तो ये हमने डाल दिया गया इसमें बीच के अंदर 39A। सो हमने क्या करा, ओपन और क्लोज तो एक ही जगह रखा है, 1 से ही चालू होगा, 395 पे ही खत्म होगा। ये हमारी है, जो भी एडिशन करा है वो हमने बीच में करा है। समझ पा रहे हैं, नंबर लाइन है, ये 1 नंबर हो गया। थोड़ी सी इसमें हमारे को मैथ्स की जरूरत तो नहीं है, पर इतना बेसिक कंसेप्ट तो सबको आता होगा। 1 से लेके 395 आर्टिकल है। अब इसमें क्या करा, मेरे को नया आर्टिकल, ये इनिशियल आर्टिकल थे, ये इनिशियल आर्टिकल थे, सपोज ये 395 है, तो इसमें मेरे को अगर नया आर्टिकल ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, ए बना के अमेंडमेंट कर दूंगा, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से मैं नए आर्टिकल ऐड कर दूंगा, पर बीच में करूंगा, नया आर्टिकल बीच के अंदर ही करूंगा। ये जैसे ये नया आर्टिकल ऐड कर दिया, ये नया आर्टिकल ऐड कर दिया, ये नया आर्टिकल ऐड कर दिया, तो मैं 1 to 395 नंबर ही रखूंगा, लेकिन इसको ऐड कहां कर दूंगा, बीच के अंदर। और उसको डिनोट कैसे करूंगा, आगे आगे ए बी सी इस तरीके से डिनोट करूंगा। जैसे सपोज करो मेरे को 39, ये देखते हैं अपन, 43 आर्टिकल है, तो इसमें 2 आर्टिकल अमेंड करे मैंने, 2 नए ऐड करे, 43A और एक 43B, 43A और 43B। सो मैं इस तरीके से इसको आगे बढ़ाऊंगा। फिर मेरे को अगर 44 में करना है तो 44A, 44B, 44C, 44D अगर डालने हैं तो किस तरीके से नामकरण होता है इसका, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप मान लो कि आर्टिकल 1 to 395 तक हमारे आर्टिकल्स हैं, इसके बीच में अगर हमारे को आर्टिकल्स डालने हैं तो हम AB थ्रू के, हम ABC करके हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे इसके बीच में। सो वापस the articles are from 1 to 395 only, article numbering is from 1 to 395 only, but it contains almost 470 articles till date। आज तक कितने इसमें आर्टिकल है, 470 आर्टिकल्स हैं। क्लियर है बात, क्लियर है। सो आर्टिकल्स इज द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। जो भी कथा है वो आर्टिकल के फॉर्म में लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर, और पॉइंट दे दिए उसको पॉइंट। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारा जो पहला पॉइंट यूनियन टेरिटरी का चालू हो रहा है, वहीं से हमारे 395 पॉइंट्स काउंट होते हैं। मतलब हमने इसको डिसकंटिन्यू नहीं करा, हमने क्या नहीं करा, इसको तोड़ा नहीं है बीच में, एक के बाद एक के बाद एक बाय पॉइंटर। चैप्टर चेंज हो गए, पार्ट चेंज हो गए, लेकिन पॉइंटर उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये बात इसमें एक अलग सी है जो नॉर्मल बुक्स में नहीं होती। समझ पा रहे हैं, नॉर्मल बुक में क्या होता है, सपोज करो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 से लेके 10 पॉइंट हुए, ये कवर हो गया चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 होगा तो क्या होगा, उसमें वापस 1 से लेके 10 होंगे, या 1 से लेके जितनी भी उसकी गिनती है तरी होंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब जैसे ही पार्ट 1 है, पार्ट 1 तो 1 से लेके 10 पॉइंटर सपोज चालू हो गए, या हम इसको रियली ले लेते हैं। जैसे पार्ट 1 इट्स यूनियन इट्स टेरिटरी, इसमें आर्टिकल 1 to 4 है। फिर सिटीजनशिप, तो इसमें 5 to 11 है, मतलब कंटिन्यूस ही है, 5 to 11 है, ठीक है। फिर आ गया हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3, सो इट इज 12 to 35, तो ये कंटिन्यूएशन में। देन हमारा डीपीएसपी आ गया, डीपीएसपी इस पार्ट 36 to 51, तो ये सब कंटिन्यूएशन में, मतलब हमारे आर्टिकल कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। इसमें डिसकंटिन्यूएशन नहीं डाला हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों ने, मेंबर्स ने, इसको कंटिन्यू रखा। तो आर्टिकल कंटिन्यू है, पार्ट चेंज हो जाते हैं, चैप्टर्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में। क्लियर है बात, आई होप आर्टिकल्स भी क्लियर हो गए हो। देन वी कम टू शेड्यूल्स। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आती भैया शेड्यूल क्या चीज है। जब हमारे आर्टिकल डाल दिए, कैटेगराइजेशन कर दिया, हमने उसी में लिख देते सारी चीजें, ये शेड्यूल की कहां जरूरत है, सारी इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल में डाल देते। तो क्या हुआ, अब जैसा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एकदम इतनी मोटी किताब है भाई, बहुत ही मोटी है, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, कुछ 1,45,000 शब्द हुआ करते थे इसमें जब ये इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था। 1,45,000 वर्ड्स थे जब इनिशियल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ था। लेकिन अगर हम शेड्यूल एक ऐसा पार्ट है जो हम इसमें और डाल देते तो हमारा डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है, हमारी बल्कीनेस बढ़ जाती। कैसे, जैसे यूनियन एंड टेरिटरी, वापस यूनियन एंड टेरिटरी लेते हैं हम, तो इसमें जो पार्ट है, इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया है, इंडिया इज, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, shall be a union of states। प्लीज राइटिंग इग्नोर कर देना यार, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नहीं काफी खराब है, बीमार सी राइटिंग है थोड़ी मेरी, पर ठीक है जो भी है मैं आपको बोलता जाता हूं। सो फोकस ऑन माय वर्ड्स रादर देन माय राइटिंग। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, shall be a union of states, ये बोल दिया गया हमारे आर्टिकल 1 में। लेकिन ये स्टेट्स क्या है और टेरिटरीज क्या है, ये सब हमारे को दे दी फर्स्ट शेड्यूल में। क्या दे दी, फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या आता है इसके अंदर, क्या क्या टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी जगह हैं, ये सब का मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैटर मेंशन्ड है। तो बेसिकली ये इसका हेल्पिंग हैंड हो गया, इसका हेल्पिंग आर्टिकल हो गया, इसका सपोर्टिंग टेक्स्ट हो गया।
इसको पूरा पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना भी जरूरी है। सिर्फ इससे पढ़ने से नहीं होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इससे हम नहीं बता सकते इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी टेरिटरी आती है, कौन कौन सी स्टेट आती है, ज्योग्राफिकल स्टेट आती है। उसके लिए हमें इन भाई साहब की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी? फर्स्ट शेड्यूल की मदद लेनी पड़ेगी। उसमें मेंशन है भैया कि कहां कहां सारी चीजें आती है। इसी तरह हमारे जो वेरियस पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनकी जो ओथ्स हैं वो कहां मेंशन है, वो एक अलग शेड्यूल में मेंशन है। इसी तरह इनके इमोल्वमेंट्स और सैलरीज का मेंशन है, तो वो एक अलग शेड्यूल में मेंशन है। क्लियर है बात? तो ये बेसिकली सपोर्टिंग टेक्स्ट है किसी भी आर्टिकल का या किसी भी पार्ट का, जो कि मेंशनड है अलग से शेड्यूल के अंदर, एक अलग से लिस्ट बनाई है, लिस्ट की तरह टेबल के फॉर्म में मौजूद है। तो अगर इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये कोई सी भी सपोर्टिंग लिस्ट या टेबल है, सपोर्टिंग लिस्ट या टेबल है। क्लियर है बात? आज मेरे को सपोज करो एक बहुत बढ़िया बात करनी है, मेरे को एक कॉलोनी है, ये हमारी कॉलोनी है, इसके बारे में मुझे कुछ रेफरेंस देने हैं, इसके बारे में कुछ मेरे को लिखना है कि इस कॉलोनी में क्या सुविधाएं हैं या क्या असुविधाएं हैं, क्या क्या परेशानियां हम झेलते हैं इस कॉलोनी में, या क्या क्या बहुत अच्छी चीज़ है इस कॉलोनी में, किस प्रकार के लोग हैं। क्लियर बात? तो मैं एक बार पहले तो टेक्स्ट लिखूंगा कि भैया ये कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने घर हैं, इतनी गाड़ियां हैं इनके पास, पानी की समस्या ये है, पानी की वजह, सारी कहानी में इधर रामगाथा लिख दूंगा। सुबह पानी आता है, 2 दिन में एक बार आता है, फिर यहाँ पे लोग अच्छे हैं, लोगों का ये बिहेवियर है, वो सारी कहानी रामगाथा मैंने लिख दी। लेकिन मुझे अगर किसी को रेफरेंस देना है कुछ लोगों के, 5 परिवार ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल फैमिलीज हैं, या इनको इसकी जरूरत है, तो उन 5 फैमिली की लिस्ट कहां पे दूंगा मैं? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दे दूंगा कि ये 5 फैमिलीज हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इनको परेशानी की जरूरत है, या 5 ऐसी फैमिलीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है इस कॉलोनी में, जिनको लीडर बनाना चाहिए। तो वो 5 फैमिलीज कौन सी है? वो ये हैं। सो ये हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट बना दी। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये एक लिस्ट बना दी, तो ये लिस्ट अलग से रख दी, क्योंकि अगर यहीं बीच में डाल दिया तो उसका जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं पढ़ते 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 और बीच में पूरी लिस्ट भी पढ़ने लग जाऊंगा, टेबल भी पढ़ने लग जाऊंगा, तो उस टेक्स्ट का जो मजा है ना, वो जो क्रिस्पनेस है ना उस टेक्स्ट की, उस आर्टिकल की, जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लाइन ही कितनी प्यारी लग रही है, एकदम महंगी लाइन नहीं लगती? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वहीं पे मैं डाल दूं तमिलनाडु यहाँ से लेके ये एरिया तक यहाँ आ रहा है, राजस्थान यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया आ रहा है, गुजरात यहाँ से लेके ये एरिया आ रहा है, इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा, इसमें वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो कहानी मेरे मेन लाइन ये थी, वो तो खत्म हो गई, उसका मजा ही खत्म हो गया, उसका स्वाद ही खत्म हो गया। स्वाद कब आ रहा है? जब ये अकेले से पढ़ा, और इस साइड में एक लिस्ट के तौर पे चला गया कि भैया अब आपको पढ़ना है कौन कौन सा क्या क्या आता है, तो ये पूरा शेड्यूल पढ़ लो। समझ में आई बात? सो बेसिकली इट इज सपोर्टिंग टेक्स्ट रिलेटेड टू द टॉपिक बट डिफरेंट फ्रॉम द मेन टेक्स्ट। जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो मेन टेक्स्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको तो हमने आर्टिकल के फॉर्म में डाल दिया कि भैया आर्टिकल है, पढ़ो, ये मेन टेक्स्ट है, इसके बारे में इसकी कहानी लिखी हुई है, रामायण लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कथाएं लिखी हुई है। लेकिन इसके साथ जो सपोर्टिंग लिस्ट है, टेबल्स है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा साइड में, पीछे की साइड हमने डाल दिया, भाई साहब ये है, अब आप रेफरेंस ले लो। इनफैक्ट कई बार आप बुक्स में भी पढ़ते होगे, तो ऐसे कोई हैशटैग करके कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके साथ हैशटैग लिखा हुआ है, या ऐसे एस्ट्रिक सिंबल होता है हमारा, ये सिंबल डाल दिया। इनफैक्ट विकीपीडिया में भी आप देखोगे तो विकीपीडिया में भी आप कई जगह ऐसे ब्लू से टैग्ड होता है, एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो सलमान खान लिखा है ना, तो सलमान खान ऐसे ब्लू से लिखा होगा। इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे खुल जाओगे, एक नए शेड्यूल पे खुल जाओगे, उसमें सलमान खान की लिस्ट ऑफ पिक्चर्स आ जाएंगी, वो अलग तरीके से बता रखी है। क्लियर है बात? सो बेसिकली मेन टेक्स्ट यहाँ पे, और बाकी सारा आपको उसके शेड्यूल में दिया हुआ है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको मेन टेक्स्ट से अलग करे। क्यों करा गया भाई ऐसा? समझ में आती है बात? क्योंकि ये बल्कीनेस और डिसकंटिन्यूएशन को प्रिवेंट करता है। अब मैं वहीं पे डाल दूंगा सारी चीजें तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इतना सारा मैटर, बेवजह प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसको फिर हम उसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, उसका स्वाद नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमने इसको साइड में रख दिया, क्योंकि हमारी किताब वैसे ही बहुत मोटी है, हमारे संविधान वैसे ही बहुत बड़ा है, इसमें ये डाल देंगे तो उसका एसेंस खो जाएगा। पहले ही इतनी बड़ी पढ़ने बैठता आदमी तो उसमें बोलता है यार इतना कौन पढ़ेगा, उसके बाद हम ये सब चीजें भी उसी के अंदर डाल देते, उसी के साथ डाल देते बीचों बीच, तो क्या हो जाता, मजा खत्म हो जाता, स्वाद खत्म हो जाता। और डिसकंटिन्यूएशन नहीं हो, क्योंकि टॉपिक अब मेरे को यहां से फिर दूसरे टॉपिक पे जाना है। मैं पार्ट 1 पढ़ूंगा यूनियन टेरिटरी, उसके बाद मैं सिटीजनशिप पढ़ूंगा, है ना। पार्ट 2 क्या है, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में। तो मेरे को यहां से यहाँ आना फटाफट है, पता पड़ा यहीं पे मैंने लिस्ट देखना चालू हो गया, तो ये तो भैया कब आएगा, पार्ट 2 कब जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मेरा मूड ही खराब हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगा, फिर उसकी पूरी लिस्ट खराब पढ़ूंगा, फिर सारी चीजें पढ़ूंगा, फिर पार्ट 2 पे जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो डिसकंटिन्यूएशन नहीं हो, बल्कीनेस नहीं हो सब्जेक्ट मैटर की, उसके लिए हमने क्या किया गया, एक शेड्यूल साइड में रख दिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मान लें या सपोर्टिंग टेक्स्ट मान लें इसको।
सो बेसिकली इसको बोलना मैंने आपको जैसा बताया, इट कैन बी कॉल्ड एज लिस्ट और टेबल्स इन लेमैन लैंग्वेज, तो इसको ये बोल सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपके एग्जाम से भी आ सकता है, टेबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी जो भी है और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसका जो भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, कैटेगराइजेशन है, दैट इज शेड्यूल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्ड एज टेबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, तो आप क्या बोलोगे? दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल्स, उनको शेड्यूल बोला जाता है। सो क्लियर है? सो शेड्यूल आर दी सपोर्टिंग टेक्स्ट to an article or to some part of the constitution in the form of tables and list. So it is the tabular and tabulation and categorization of bureaucratic and government policies. Clear है बात? So हमारे जो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। उसके बाद हमारे क्या कर दिया गया? 12 शेड्यूल डाल दिए गए, 4 शेड्यूल इसमें और ऐड कर दिए गए। कौन से? फर्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ हमने 9 शेड्यूल एंटर करा था, जैसा आप सबको पता है। 9 शेड्यूल कौन सा था? लैंड रिफॉर्म्स, और इसका जो था शेड्यूल कि कोई भी चीज इसमें डाल दी जाएगी तो जुडिशियल रिव्यू से फ्री हो जाएगी, जिसको बाद में जाके हालांकि बोल दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है केशवानंदा भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो यू कांट टेक दैट पावर। फिर 52nd CAA से हमारा 10 शेड्यूल डाला गया। फिर 73rd 1992 और 74th 1992 से 11 शेड्यूल 12 शेड्यूल डाल दिया गया जो पंचायती राज और मुस्लिम म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। सो ये थे हमारे 4 शेड्यूल ऐड हो गए, तो अब कितने हो गए हमारे? 12 शेड्यूल। सो इन दी एंड अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक तो है हमारे पार्ट्स, 22 पार्ट्स कंटेनिंग 25 पार्ट्स। मतलब नंबरिंग क्या है? 1 से लेके 22, बट इट कंटेन्स 25 पार्ट्स। देन यू कम टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है हमारे 1 से लेके 395, लेकिन कंटेनिंग 470 आर्टिकल। तो नंबरिंग क्या है? 1 to 395, लेकिन कंटेनिंग 470 आर्टिकल्स। देन यू कम टू शेड्यूल्स। शेड्यूल कितने हमारे? इनिशियली दे वर 8, नाउ दे आर 12। 12 शेड्यूल हो गए। अब आप कितने हो गए? 12 शेड्यूल हो गए, जो इनिशियली दे वर 8 इन नंबर, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 12 शेड्यूल्स। सो क्लियर है द कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। चैप्टर ऐसे हैं जो एक पार्ट में एक चैप्टर हो सकता है या बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो बहुत ही अच्छे से कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैं। एक बार हल्का सा वापस मैं दे देता हूं, अगर किसी को भी अभी भी प्रॉब्लम हो तो एक हल्का सा मैं आपको फ्लो चार्ट या कुछ इस तरीके से बना के आपको समझा देता हूं, ताकि फाइनली आपको सब कुछ क्लियर हो जाए और आज के बाद जीवन में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आए। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, पढ़ तो लेते हैं पूरी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले आता है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बाद जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है दैट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स 1 to 22। रोमन नंबर यूज किए जाते हैं इसमें होते हैं हमारे 25 पार्ट्स, ठीक है जो हुए। फिर हम आते हैं इसमें, इसके बाद पार्ट्स में हम क्या करते हैं, एक यहां पे लिख देता हूं चैप्टर्स। क्या लिख देता हूं? चैप्टर्स। ये अलग से लिख देता हूं क्योंकि ये बेसिकली गिनने में नहीं आता है, पर कई जगह मौजूद होते हैं चैप्टर, तो आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने आपको बताया। आपको कहीं और बताएंगे भी नहीं शायद, पर चैप्टर्स लिखे हुए होते हैं इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। इस टेक्स्ट को, इस पार्ट को भी जब हम सब डिवाइड करते हैं तो चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। कई पार्ट्स में एक ही चैप्टर होता है, जैसे यूनियन टेरिटरी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सिर्फ एक पार्ट में एक चैप्टर है। कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल चैप्टर होते हैं, जैसे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी बातें आती है, पार्लियामेंट की भी आती है, एग्जीक्यूटिव भी आती है, प्रेसिडेंट पावर्स भी आती है 123 के। सो इट कंटेन्स वेरियस चैप्टर्स। तो वो जब होते हैं तो वो चैप्टर्स आ जाते हैं पार्ट्स के अंदर ही। देन कम्स आर्टिकल्स। फिर आते हैं हमारे आर्टिकल्स, ठीक है। सो आर्टिकल्स हमारे क्या है? सब्जेक्ट मैटर है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो क्या पॉइंटर है? 1 से लेके 395, लेकिन इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं? 470 आर्टिकल्स है इसके अंदर। आर्टिकल्स कितने हैं? 470। फिर आते हैं हमारे पार्ट्स के बाद, आर्टिकल्स के बाद शेड्यूल्स। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल है सपोर्टिंग टेक्स्ट। इनिशियली दे वर एट 8, नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8 शेड्यूल थे, अब 12 हो गए। दीज आर दी सपोर्टिंग टेक्स्ट या लिस्ट या टेबल्स हैं। सो बेसिकली इट इज द टेबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ये वर्ड जरूर याद रखना,
क्योंकि दिस कैन कम हैंडी। टेबुलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत छोटे छोटे अगर बात करें लेमन लैंग्वेज में तो इट इज द लिस्ट, सपोर्टिंग लिस्ट, किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई सपोर्टिंग लिस्ट है तो इट इज मेंशन्ड इन दी शेड्यूल्स। क्लियर है? इसके अलावा एक और अपेंडिक्सेस होते हैं, अपेंडिक्सेस में इसमें एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई होती है तो उसमें हम डाल देते हैं, बाकी मोटा मोटा कैटेगराइजेशन यही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, और आज के बाद कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई, और अगर आती भी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं उसको हाथों हाथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो विद दिस वी ब्रिंग दिस क्लास टू एन एंड दिस इज दिलीप पुरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।